बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4, जो कि हमारे पास लेक्सिकल एनालिसिस एंड सिंटैक्स एनालिसिस। इसमें हम लेक्सिकल एनालिसिस और सिंटैक्स एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सारे लेक्चर को एंड तक देखें, ताकि इसको देखने के बाद हमारे माइंड में जो भी क्वेश्चन आए उसको हम अपने नेक्स्ट जूम के सेशन में क्लियर कर सकें। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हमारे पास एनालिसिस वो कौन कौन से हैं और क्या चीज़ है। तो सबसे पहले सिंटैक्स एनालिसिस। दी सिंटैक्स एनालिसिस अ पोर्शन ऑफ ए लैंग्वेज प्रोसेसर नियरली ऑलवेज कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। जो हमारे पास सिंटैक्स एनालिसिस है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। पहला पार्ट उसका क्या है, लो लेवल पार्ट, और दूसरा क्या है, हाई लेवल पार्ट। सबसे पहले हम उसका पहला पार्ट देखेंगे कि हमारे पास लो लेवल पार्ट क्या है। तो लो लेवल पार्ट कॉल्ड ए लेक्सिकल एनालाइजर बेस्ड ऑन ए रेगुलर ग्रामर। आउटपुट इसका होगा सेट ऑफ टोकन्स। तो वो कह रहा है जो हमारे पास लो लेवल पार्ट है लेक्सिकल एनालाइजर का, वो किस पे बेस करता है, रेगुलर ग्रामर पे, और इसकी आउटपुट क्या होगी, सेट ऑफ टोकन्स। ठीक है, इसकी जो भी हमारे पास आउटपुट होगी वो टोकन्स की शेप में होगी, और ये किस पे बेस कर रहा है, रेगुलर ग्रामर पे। इसी तरह हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है, वो क्या है, हाई लेवल पार्ट। पहला पार्ट था हमारे पास लो लेवल, उसमें हमने देखा है ये इसकी आउटपुट क्या होती है, टोकन्स की शेप में, और रेगुलर ग्रामर पे ये बेस करता है। अब हाई लेवल पार्ट को हम देखेंगे। ए हाई लेवल पार्ट कॉल्ड ए सिंटैक्स एनालाइजर बेस्ड ऑन ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और BNF। ठीक है, तो ऊपर वाले में हमने देखा था कि वो बेस करता है रेगुलर ग्रामर पे, लेकिन जो हमारे पास हाई लेवल है ये बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे बेस करता है, और इसकी आउटपुट हमारे पास होगी पार्स ट्री। ऊपर वाले की आउटपुट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ टोकन्स, और हाई लेवल की हमारे पास आउटपुट क्या है, पार्स ट्रीज। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। ये हमने पढ़े हैं सिंटैक्स एनालिसिस के दो पोर्शंस हैं, इनको दो पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि हमारे पास एक लो लेवल और दूसरा हाई लेवल है। इसके बाद हम लेक्सिकल एनालिसिस पढ़ेंगे सबसे पहले, कि लेक्सिकल एनालिसिस हमारे पास है क्या। एक्चुअली ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर है। तो बारी बारी हमने इस सारे स्ट्रक्चर को पढ़ना है। इस लेक्चर में हम लेक्सिकल एनालिसिस और सिंटैक्स एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये उसके पहले दो पॉइंट्स हैं, तो पहला पॉइंट है लेक्सिकल एनालिसिस। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्कैनर रीड्स द सोर्स प्रोग्राम वन करेक्टर एट ए टाइम। तो इसका जो स्कैनर होता है वो सोर्स प्रोग्राम के वन करेक्टर को वन टाइम में वन करेक्टर को रीड करता है। ठीक है, कार्विंग्स दी सोर्स प्रोग्राम इनटू सीक्वेंस ऑफ ऑटोमेटिक यूनिट्स कॉल्ड टोकन्स। ठीक है, तो इसके जो हमारे पास आउटपुट होगी वो हम किसकी शेप में होगी, हमारे पास टोकन्स की शेप में, टोकन स्ट्रीम की शेप में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सोर्स प्रोग्राम इनटू सीक्वेंस ऑफ ऑटोमेटिक यूनिट्स। जो सोर्स प्रोग्राम को ऑटोमेटिक यूनिट्स में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास आउटपुट आएगी टोकन्स, उसको हम क्या कह सकते हैं, टोकन्स। और ये इसका जो स्कैनर होता है वो वन करेक्टर को वन टाइम में रीड आउट करेगा, मतलब एक टाइम में एक से ज़्यादा करेक्टर्स को रीड आउट नहीं करेगा। तो ये था हमारे पास लेक्सिकल एनालिसिस। आगे हम मज़ीद इसको पढ़ेंगे। इफ़ वी कंसिडर ए स्टेटमेंट इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी नीड टू बी एबल टू रिकोगनाइज द स्मॉल सिंथेटिक यूनिट्स, जिसको हम टोकन्स भी कह सकते हैं, एंड पास दिस इंफॉर्मेशन टू दी पार्सर। वो कह रहा है अगर हमने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी स्टेटमेंट को कंसिडर करना हो, तो हमें सबसे पहले जो उसके टोकन्स होंगे उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और फिर उन टोकन्स को आगे इंफॉर्मेशन पार्सर तक कन्वर्ट करवाना चाहिए या भेजना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, वी नीड टू आल्सो स्टोर द वेरियस एट्रीब्यूट्स इन द सैम्बल और लिटरल टेबल्स फॉर लेटर यूज़। तो ये जो हमारे पास टोकन्स होंगे या जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, इनको हम सेव भी करवा लेते हैं फॉर लेटर यूज़, जो बाद में इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास अदर रूल्स ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर इंक्लूड द रिमूवल ऑफ वाइट स्पेस।
इसके लेक्सिकल एनालिसिस के अब हम यूजेस पढ़ रहे हैं। इसका एक और यूज़ है कि हम वाइट स्पेस जो हम उनके पास वाइट स्पेस होगी उसको रिमूव कर सकते हैं, एंड कमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, एंड हैंडलिंग कंपाइलर डायरेक्टिव्स, जो भी कंपाइलर की डायरेक्टिव्स होंगी उनको हम कर सकते हैं, या कमेंट्स वगैरह को या वाइट स्पेस वगैरह को रिमूव कर सकते हैं और कंपाइलर डायरेक्टिव्स को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक और पॉइंट है, द टोकनाइजेशन प्रोसेस takes input and then passes this input through a keyword recognizer as an identifier recognizer, a numeric constant recognizer, and string constant recognizer, each being put into their own output based on disambiguating rules। ठीक है, तो वो कह रहा है जो हमारे पास टोकनाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम टोकन्स अलॉट करते हैं। ठीक है, ये इनपुट पास करवाता है थ्रू डिफरेंट कीवर्ड्स में। ठीक है, जो कि हमारे पास कीवर्ड्स रिकॉग्नाइजर होंगे, आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइजर होंगे और उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट रिकॉग्नाइजर है या स्ट्रिंग कांस्टेंट रिकॉग्नाइजर है। ये जितने भी हमारे पास रिकॉग्नाइजर हैं ये क्या करेंगे, जो भी हमारा टोकनाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हमने टोकन्स अलॉट करने होते हैं, तो ये इन इनपुट्स के थ्रू हम उनको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, और ईच बीइंग पुट इनटू देयर ओन आउटपुट, और उसको हम अपनी अपनी इनकी जो आउटपुट होगी उनमें हम रख देंगे बेस्ड ऑन दी डिसएम्बिग्विटीज रूल्स। ठीक है, ये जो हमारे पास रूल्स होंगे डिसएम्बिग्विटिंग जो रूल्स होंगे इसके अकॉर्डिंग हम उनको उनकी अपनी अपनी रिलेटेड आउटपुट में रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसके पॉइंट्स हैं, दीज रूल्स में इंक्लूड रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, इन रूल्स में हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हो सकते हैं जो हमने पीछे कौन से रूल्स पढ़े हैं हम एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। डिसएम्बिग्विटिंग रूल्स, ये जो हमारे पास डिसएम्बिग्विटिंग रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम जो भी हमारे पास रिकॉग्नाइजर की आउटपुट होगी उनको उनके रिलेटेड आउटपुट में रख देंगे। तो ये हमारे पास रूल्स कौन से हैं, डिसएम्बिग्विटिंग रूल्स, इनको हमने माइंड में रखना है। तो हम पढ़ रहे हैं दीज रूल्स में इंक्लूड, इन रूल्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, रिजर्व वर्ड्स विच कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स। तो हमें पता है कि रिजर्व वर्ड्स को हम एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, लाइक दीज रूल्स में इंक्लूड रिजर्व वर्ड्स विच कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स। ठीक है, हमें पता है कि हम रिजर्व वर्ड्स को आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड्स बिगिन एंड वॉइड एक्सेट्रा, ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास आइडेंटिफायर्स की। थस इफ ए स्ट्रिंग कैन बी आइदर ए कीवर्ड और एन आइडेंटिफायर, इट इज़ टेकन टू बी ए कीवर्ड। ठीक है, अगर एक स्ट्रिंग है हमारे पास, वो कह रहा है अगर एक स्ट्रिंग है और वो अगर स्ट्रिंग है या हमारे पास वो कीवर्ड है और आइडेंटिफायर है, तो इट इज़ टेकन टू बी एज कीवर्ड, तो वो हमारे पास क्या होगा, कीवर्ड। जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है या तो वो कीवर्ड हो सकती है या वो आइडेंटिफायर हो सकती है। ठीक है, इट इज़ टेकन टू बी ए कीवर्ड, तो ये किस तरह ली जाएगी, इसको क्या समझा जाएगा, कीवर्ड। दूसरा उसका पॉइंट है, another common rule is that where if a string can be interpreted as a single token or a sequence of token, the former interpretation is generally assumed। ठीक है, वो कह रहा है उसका एक और रूल है, वेयर इफ ए स्ट्रिंग कैन बी इंटरप्रेटेड एज ए सिंगल टोकन, जहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रिंग है वो सिंगल टोकन के तौर पर इंटरप्रेट की जाएगी, और सीक्वेंस ऑफ टोकन्स, यहाँ तो सिंगल टोकन के थ्रू या वो सीक्वेंस ऑफ टोकन्स मतलब टोकन्स की लाइन आ रही है, इन दोनों के थ्रू अगर वो इंटरप्रेटेड की जाएगी, द फॉर्मर इंटरप्रिटेशन इज़ जनरली अज्यूम्ड, जो उसकी फॉर्मर इंटरप्रिटेशन होगी वो जनरली क्या हो जाएगी, अज्यूम हो जाएगी, वो सारी इंटरप्रिटेशन को सारे प्रोसेस को अज्यूम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इश्यूज इन लेक्सिकल एंड सिंटैक्स एनालिसिस। अब हम इसके इश्यूज़ वगैरह को देखेंगे कि इनमें लेक्सिकल एनालिसिस में और सिंटैक्स एनालिसिस में हमारे पास कौन कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं। याद रखें हम अभी सिर्फ लेक्सिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, सिंटैक्स एनालिसिस या सिंटैक्टिक्स एनालिसिस हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे इश्यूज़ इन लेक्सिकल एंड सिंटैक्स एनालिसिस।
रीजंस फॉर सेपरेटिंग बोथ एनालिसिस, क्या क्या वजूहात है जिनकी बिना पर हम लेक्सिकल एनालिसिस और सिंटैक्स एनालिसिस को अलग अलग करते हैं। तो वो सबसे पहले जो हमारे पास रीज़न है वो है सिंपलर डिज़ाइन। इनका डिज़ाइन जो सबसे पहले सिंपल है वो हमारे पास एक रीज़न है। सेपरेशन अलाउज दी सिंप्लीफिकेशन ऑफ वन और दी अदर। ठीक है, इसको जो हमने सेपरेट करना है तो वो सिंप्लीफिकेशन क्या हमें बताती है उनके डिज़ाइन की, कि इनका डिज़ाइन सिंपल है, इसके थ्रू हमने इनकी सेपरेशन कर देनी है। जो लिखा हुआ है सेपरेशन अलाउज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ वन और दी अदर, एक या दूसरे की जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है वो क्या बनती है, उसकी सेपरेशन का सबब बनती है। उसका जो भी डिज़ाइन है हमारे पास वो सिंपल है। फॉर एग्जांपल, ए पार्सर विद कमेंट्स और वाइट स्पेस इज़ मोर कम्प्लेक्स। जो हमारे पास पार्सर है विद कमेंट्स और वाइट स्पेस इज़ मोर कम्प्लेक्स, वो वाइट स्पेस या कमेंट्स के साथ वो कह रहा है मोर कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, एक पॉइंट तो इसका ये होगा। दूसरा पॉइंट, कंपाइलर एफिशिएंसी इज़ इम्प्रूव्ड। कंपाइलर की एफिशिएंसी इम्प्रूव डेफिनेटली होनी चाहिए, इसलिए कंपाइलर एफिशिएंट वर्क करेगा। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस बिकॉज ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम इज स्पेंड रीडिंग द सोर्स प्रोग्राम एंड पार्टिशनिंग इनटू द टोकन्स। अब वो कह रहा है जब हम लेक्सिकल एनालिसिस को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा, क्योंकि उसमें उसने सारे सोर्स प्रोग्राम को रीड आउट करना होता है, उसके बाद उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, उनकी आप कह सकते हैं कि पार्टीशंस बनानी होती हैं, और उन पार्टीशंस के बाद उसने उनको टोकन्स में कन्वर्ट करना होता है। तो ये डिफरेंट टास्क होते हैं जिसकी बिना पर बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाता है। तो ये भी एक कंपाइलर को एफिशिएंट बनाने में इम्प्रूवमेंट उसकी कर रही है। तो तीसरा इसका पॉइंट क्या है, कंपाइलर पोर्टेबिलिटी इज़ इन्हेंस्ड। जो कंपाइलर की पोर्टेबिलिटी है वो इन्हेंस्ड होनी चाहिए। इनपुट अल्फ़ाबेट्स and other device specific anomalies can be restricted to the lexical analysis। जो भी हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट्स की इनपुट होगी या अदर डिवाइसेस की हमारे पास इनपुट होगी, वो कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है टू दी लेक्सिकल एनालिसिस, कि वो जो हमारे पास जो भी इनपुट हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट की शेप में हो, चाहे वो किसी और की शेप में इनपुट हो, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ महदूद कर सकते हैं किधर तक, लेक्सिकल एनालाइजर तक। उसके बाद द फर्स्ट फेज़ ऑफ ए कंपाइलर, लेक्सिकल एनालाइजर के कुछ हमारे पास हम इनके पढ़ रहे हैं इश्यूज़ हैं। उन इश्यूज़ में नेक्स्ट इशू है फर्स्ट फेज़ ऑफ कंपाइलर। ये डेफिनेटली हमें पता है कि ये हमारे पास जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है ये स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाइलर का फर्स्ट फेज़ होता है। इसमें सबसे पहले जो पहला काम परफॉर्म किया जाता है वो इसी फेज़ में होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्कैनर। इसको हम स्कैनर भी कहते हैं, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा है कि स्कैनर क्या करता है, ईच करेक्टर रीड्स, एक टाइम में एक करेक्टर को रीड करता है। मतलब एक टाइम में एक करेक्टर से ज़्यादा करेक्टर्स को रीड नहीं करता। तो इसीलिए ये हमारे पास थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा हमारा लग जाता है, क्योंकि हमने एक या दो स्लाइड पीछे पढ़ा है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि हमने पहले स्टार्ट में डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये हमारे पास क्या करता है, एक करैक्टर को एक टाइम में रीड आउट करता है और ज़्यादा करैक्टर्स को एक टाइम में रीड आउट नहीं करता। इसलिए ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है। और उसके बाद मेन टास्क इसका क्या है, रीड द इनपुट करैक्टर्स एंड प्रोड्यूस एज आउटपुट ए सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। डेफिनेटली जिस तरह इसने करैक्टर्स को इनपुट करैक्टर्स को रीड आउट करना होता है, और इसी तरह इसने आउटपुट करैक्टर्स भी हमें देने होते हैं, और चाहे वो सीक्वेंस की शेप में हो जाएं, चाहे वो टोकन्स की शेप में हो जाएं। ठीक है, टोकन्स का सीक्वेंस हो जाए किसी भी शेप में, वो हमारे पास हो सकते हैं। तो जो भी हमारे पास उसने इनपुट की आउटपुट प्रोड्यूस करनी होती है वो सीक्वेंस की शेप में भी हो सकती है, टोकन्स की मतलब जो टोकन्स का सीक्वेंस हो सकता है इनकी शेप में भी हो सकती है। उसके बाद प्रोसेस उसने उस पर काम करना होता है। जो भी हमारे पास इनपुट होगी डेफिनेटली उस पर कोई ना कोई प्रोसेस होगा, उसके बाद ही हमारे पास आउटपुट परफॉर्म की जाएगी। इनपुट, अब इनपुट हमारे पास क्या हो सकती है, प्रोग्राम एज ए सिंगल स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, कलेक्ट करेक्टर्स इनटू द लॉजिकल ग्रुपिंग and assigns internal codes to the groupings according to their structure। तो जिस जिस हिसाब से किसी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है, और जो भी इनपुट आती है, फॉर एग्जांपल ए बी और सी, हमारे पास तीन किस्म की ग्रुपिंग है। तीन हमारे पास प्रोग्राम है, उनका तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है।
हमने एज ए यूज़र जो भी इनपुट देनी है वो डेफिनेटली हमारे पास तीन अब ग्रुपिंग बनी हुई है, ए ग्रुपिंग है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है और सी ग्रुप है। तो अगर हमने सी ग्रुप के लिए प्रोग्राम की कोडिंग करनी है तो डेफिनेटली हमने उसके सी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सारी कोडिंग करनी है। इसीलिए हमारे पास वो सारा स्ट्रक्चर किसके पास जाएगा, सी के पास जाएगा, क्योंकि हमारी डिज़ायर्ड जो इनपुट है वो किसके लिए है, सी ग्रुप के लिए, और उधर से ही हमें उसका आउटपुट आएगा। लेक्सिकल एनालिसिस, उसका सेकेंडरी टास्क अब क्या है, shipping out from the source program comments and white space in the form of blank tab and new line characters। वो कहता है वो स्ट्रिप आउट कर देता है जो भी उसमें वाइट स्पेस होती हैं, ठीक है, प्रोग्राम के कमेंट्स होते हैं, वाइट स्पेसेस होती हैं, और उसके बाद वो कह रहा है ब्लैंक्स हो सकती हैं, टैब हो सकता है, ठीक है, एंड न्यू लाइन कैरेक्टर्स, जो हमारे पास न्यू लाइन कैरेक्टर्स होते हैं उसको वो क्या कर देता है, स्ट्रिप आउट कर देता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास कोरिलेटिंग एरर मैसेज फ्रॉम द कंपाइलर विद द सोर्स प्रोग्राम। ये हमारे पास क्या करता है, जो भी एरर मैसेज होते हैं कंपाइलर के, कंपाइलर से जो भी हमारे पास एरर मैसेज आ रहे होते हैं उनको क्या करता है सोर्स प्रोग्राम के साथ अटैच कर देता है, ताकि उसको साथ साथ पता चलता रहे कि इस प्रोग्राम में कौन कौन से एरर्स अकर हो रहे हैं। इंसर्टिंग लेग्जेम्स फॉर यूज़र डिफाइंड नेम्स इनटू दी सैम्बल टेबल्स, जो भी उसके यूज़र डिफाइंड नेम्स होंगे उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सैम्बल टेबल्स में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद बिल्डिंग ए लेक्सिकल एनालाइज़र, अगर हमने कोई भी एनालाइज़र बनाना है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी अप्रोचेज़ हो सकती हैं, इसमें हम वो देखेंगे। तो 3 डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं जी, 3 हमारे पास अप्रोचेज़ हैं जिसके थ्रू हम कोई भी एनालाइज़र को बिल्ड कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, या यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको बना सकते हैं। पहला, राइट ए फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोकन्स एंड यूज द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट कंस्ट्रक्ट्स टेबल ड्रिवन लेक्सिकल एनालिसिस एनालाइजर्स गिव सच ए डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल गिवन है जी LEX, हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर का जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म हो सकता है उसको हम क्या कह सकते हैं जी, LEX। तो पहले पॉइंट में उसने क्या बताया, राइट ए फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोकन्स, जो भी हमारे पास टोकन्स होंगे हम उसकी एक फॉर्मल डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, जो भी एक फॉर्मल डिस्क्रिप्शन होती है। एंड यूज ए सॉफ्टवेयर टूल्स डैट कंस्ट्रक्ट्स टेबल ड्रीवन लेक्सिकल एनालाइजर, तो हम उस सॉफ्टवेयर टूल को यूज़ करेंगे जो हमारे पास कौन सा है, टेबल ड्रीवन लेक्सिकल एनालाइजर गिव सच ए डिस्क्रिप्शन। किसी भी सॉरी किसी भी डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए जो कि हमने टोकन्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और उसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड, उसके कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन होगी हम उस टोकन को वो वाली डिस्क्रिप्शन अलॉट कर देंगे। दूसरा पॉइंट है, डिज़ाइन ए स्टेट डायग्राम that describes the token and write a program that implements the state diagram। ठीक है, वो कह रहा है हम एक क्या कर लेंगे, डिज़ाइन स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम को डिज़ाइन कर लेंगे जो हमें डिस्क्राइब कर रही होगी टोकन्स को, एंड एक और इस तरह का एक प्रोग्राम लिख लेंगे जो इम्प्लीमेंट किस पे कर रहा हो, स्टेट डायग्राम पे। हमने दूसरे पॉइंट में बता रहा है क्या करना है, दूसरी अप्रोच में वो ये बता रहा है कि हमने एक स्टेट डायग्राम ड्रा कर लेनी है, ठीक है, जो हमें टोकन्स के बारे में बताएगी, और हमने किस तरह का प्रोग्राम बना लेना है जो हमें जो इम्प्लीमेंट करेगा स्टेट डायग्राम, या हमें वो स्टेट डायग्राम के अकॉर्डिंग बताएगा। थर्ड एंड लास्ट अप्रोच है इसकी, डिज़ाइन ए स्टेट डायग्राम डैट डिस्क्राइब्स द टोकन एंड हैंड कंस्ट्रक्ट ए टेबल ड्रिवन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेट डायग्राम। कह रहे डिज़ाइन ए स्टेट डायग्राम, जिस तरह ऊपर भी उसने बताया डिज़ाइन ए स्टेट डायग्राम, हम एक स्टेट डायग्राम बना लेंगे, डैट डिस्क्राइब द टोकन, जो टोकन्स को डिस्क्राइब करेगा, एंड हैंड कंस्ट्रक्ट, और हैंड कंस्ट्रक्ट को डिस्क्राइब करेगा टेबल ड्रिवन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट डायग्राम। जो हमारे पास स्टेट डायग्राम की इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी हमारे पास ये कंस्ट्रक्ट करेगा, उसको भी डिस्क्राइब करेगा। और इसी तरह इसने जो दूसरे पॉइंट में बताया गया कि हम सबसे पहले डिज़ाइन है स्टेट डायग्राम, एक स्टेट डायग्राम को बना लेंगे, और तीसरी अप्रोच में भी हमने क्या करना है, उसी स्टेट डायग्राम को दोबारा हमने बना लेना है। बस इसमें थोड़े से प्रोसेस का डिफरेंस है पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में।
उसके बाद स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, ठीक है। हमने जब ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है तो वो किस तरह हम उसको स्टेट बना सकते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ हम उसका बना सकते हैं। नोड्स एंड आर लेबल्ड विद स्टेट नेम्स, जो भी उसके नोड्स होंगे, ठीक है, तो उसको हम किसके साथ डिनोट कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं स्टेट नेम्स के साथ। आर्क्स आर लेबल्ड विद द इनपुट करैक्टर्स डैट कॉज द ट्रांजिशंस, तो जो भी हमारे पास आर्क्स होंगे उसको हम किसके साथ लेबल्स करेंगे, इनपुट करैक्टर के साथ, जो कि किसका बायस भरते हैं, ट्रांजिशंस का। एन आर्क में आल्सो इंक्लूड एक्शंस द लेक्सिकल एनालाइजर मस्ट परफॉर्म व्हेन द ट्रांजैक्शन इज टेकन, ठीक है। जब हमारे पास ट्रांजैक्शन इज टेकन, जब भी ट्रांजैक्शन ले ली जाएगी तब वो लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो हमारे पास परफॉर्म देगा, अपनी परफॉर्मेंस देगा। और एक और पॉइंट है, ए स्टेट डायग्राम रिप्रेजेंट्स ए फाइनाइट automaton which recognize regular languages, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ट्रांजिशन डायग्राम को हमने अगर बनाना है या ड्रा करना है तो वो उसमें हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, कुछ बेसिक्स के बारे में हमने देखा है। उसके बाद है स्टेट डायग्राम डिज़ाइन। पीछे हमने देखा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, अब हमने स्टेट डायग्राम को जो डिज़ाइन करना है वो बनाना, वो किस तरह बनाना है। A naive state diagram would have a transition from every state to every character in the source language, ठीक है। सोर्स लैंग्वेज में वो कह रहा है हमारे पास एवरी स्टेट और एवरी करैक्टर के लिए हमारे पास डायग्राम होती है। सच डायग्राम वुड बी वेरी लार्ज, ठीक है। इस तरह की वो कह रहा है डायग्राम बहुत लार्ज हो सकती है, क्योंकि हर करैक्टर के लिए हर सोर्स लैंग्वेज में वो कह रहा है हमारे पास डायग्राम होती है। और सच डायग्राम वुड बी वेरी लार्ज, ये डायग्राम काफ़ी लंबी हो सकती है। इन मैनी केसेस ट्रांजिशंस कैन बी combined टू सिंप्लीफाई द स्टेट डायग्राम, ठीक है। व्हेन रिकॉग्नाइजिंग एंड आइडेंटिफायर, जब भी हमने किसी आइडेंटिफाई को रिकॉग्नाइज करना हो, ऑल अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर इक्विवेलेंट, तो हमारे पास चाहे लेटर्स अपर केस हों चाहे लोअर केस हों वो सारे इक्विवेलेंट होंगे, वो सारे बराबर होंगे, मतलब उनमें कोई फ़र्क नहीं समझा जाएगा। लेकिन ये कब, जब हमने किसी भी आइडेंटिफाई को रिकॉग्नाइज करना है। यूज़ ए करेक्टर क्लास डैट इंक्लूड्स ऑल लेटर्स, उस तरह के करेक्टर क्लास रखें, उसको यूज़ करें जो जिसमें सारे लेटर्स वगैरह जो हैं वो यूज़ हों। व्हेन रिकॉग्नाइजिंग एन इंटीजर लिटरल ऑल डिजिट्स आर इक्विवेलेंट यूज़ ए डिजिट क्लास, जब भी हमने इंटीजर लिटरल यूज़ करना है, इसको रिकॉग्नाइज करना है, जो भी हमारे पास डिजिट्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए। और यूज़ हमने कौन सी क्लास करनी है, डिजिट क्लास, क्योंकि हमने इसमें ऑल डिजिट्स को इक्विवेलेंट रखना है, इसलिए हम कौन सी क्लास यूज़ करेंगे, डिजिट क्लास। लेक्सिकल एनालिसिस के बाद अब हमारे पास है सिंटैक्स एनालिसिस, ठीक है। द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन इज कॉल्ड सिंटैक्स एनालिसिस और पार्सिंग, इसको हम पार्सिंग भी कह सकते हैं या सिंटैक्स एनालिसिस भी कह सकते हैं। In this phase, expressions, statements, declaration, etc. are identified by using the results of lexical analysis. जिस तरह हमने लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ा है कि इसका जो भी हमारे पास रिजल्ट्स होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास टोकन्स की शेप में भी हो सकता है, और उन टोकन्स को हम यूज़ करते हुए डिफरेंट एक्सप्रेशंस को, स्टेटमेंट्स को या उसके जो भी डिक्लेरेशन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिजल्ट ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस। जो हमने पहला स्टेप किया उसके रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम दूसरे फेज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे फेज़ में काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास पहले फेज़ का रिजल्ट नहीं होगा, पहली स्टेज का रिजल्ट नहीं होगा, तो हम डेफिनेटली दूसरी स्टेज के रिजल्ट पे काम नहीं कर सकेंगे। सिंटैक्स एनालिसिस इज़ एडिड बाय यूजिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन फॉर्मल ग्रामर, ठीक है। ये किस पे बेस करते हैं, फॉर्मल ग्रामर पे ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके फॉर्मल ग्रामर पे ये सारी चीज़ें, जितनी भी टेक्निक्स हैं, ये बेस करती हैं। सिंटैक्स एनालाइजर को हम मज़ीद पढ़ेंगे। दी सिंटैक्स एनालाइजर और पार्जर must determine the structure of the sequence of tokens provided to it by the scanner। जो भी हमारे पास स्टेज नंबर 1 में स्कैनर होता है उसके थ्रू जो भी टोकन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी सीक्वेंस टोकन्स का होता है उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है वो मस्ट डिटरमाइन होना चाहिए, उसको प्रोवाइड किया जाता है।
चेक द इनपुट प्रोग्राम्स टू डिटरमाइन वेदर इट्स सिंथेटिकली करेक्ट। देखा जाता है कि वो सिंथेटिकली उसके जो भी इनपुट आ रही है वो करेक्ट है अभी या नहीं। अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो उसको सबसे पहले करेक्ट किया जाएगा एरर हैंडलर पोर्शन में। तीसरा पॉइंट है प्रोड्यूस आइदर ए कंप्लीट पार्स ट्री ऑफ एट लीस्ट ट्रेस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्लीट पार्स ट्री। ठीक है। एरर, अब इसमें एरर हैंडलिंग में क्या, प्रोड्यूस ए डायग्नोस्टिक मैसेज एंड रिकवर। एक हमें मैसेज दे दिया जाएगा जब भी कोई ना कोई एरर अकर होगा और उसको रिकवरी की जाएगी। गेट बैक टू ए नॉर्मल स्टेज एंड कंटिन्यू एंड द एनालिसिस ऑफ द आउटपुट ऑफ द इनपुट प्रोग्राम सॉरी फाइंड एज मैनी एरर्स एज पॉसिबल इन वन पास। एक पास में जितने ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स को फाइंड किया जा सकता है उतने एरर्स को फाइंड कर लिया जाएगा। Syntax analyzer. Syntactics analyzer or parsing is needed to determine if the series of tokens given as appropriate in a language that is whether or not the sequence of the right shape form। उन सीक्वेंस को राइट शेप में राइट फॉर्म में ठीक है लिखा जाएगा, उसको राइट लैंग्वेज में अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में टोकन्स को जो भी उसकी सीरीज़ होगी उसमें सारा लिखा जाएगा। However, not all syntactically valid sentences are meaningful. Further semantic analysis has to be applied for this। जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा semantic analysis वगैरह, इसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म कर दिया जाएगा। For syntactics analysis, context-free grammars and the associated parsing techniques are powerful enough to be used. This overall process is called parsing। ये जो सारा हमारे पास इसका प्रोसेस होगा इसको हम parsing कह सकते हैं या syntax analyzer कह सकते हैं। In syntactic analyzer, a parse tree are used to show the structure of the sentence। सेंटेंस का स्ट्रक्चर को शो करने के लिए हमारे पास पार्स ट्री यूज़ होता है। बट दे ऑफन कंटेन रिडंडेंट इंफॉर्मेशन ड्यू टू इम्प्लिसिट डेफिनेशन। ठीक है। आप कह सकते हैं कि एग्जांपल गिवन एन असाइनमेंट ऑलवेज हैज एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन इट सो वी कैन इम्प्लॉय दैट। डेफिनेटली जी असाइनमेंट में हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स वगैरह ही हो सकते हैं। सो सिंटैक्स ट्री विच आर compact representations are used instead। ठीक। trees are recursive structure which complement CFGs nicely as these are also recursive unlike regular expressions। जिस तरह हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं इस तरह ये काम नहीं करेगा, ये CFG पे डिपेंड करेगा। context free grammars CFG can be represented using BNF। जो हमारे पास CFG है context free grammars उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं by using BNF Backus-Naur form। BNS Backus-Naur form use 3 classes of samples। इसमें 3 सैम्पल्स यूज़ होते हैं 3 तरह के, उनकी 3 क्लासेस होती हैं। नॉन टर्मिनल है, टर्मिनल और मेटा सैम्पल है। नॉन टर्मिनल में क्या है, नॉन टर्मिनल एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। इस तरह की हमारे पास जो लेस देन या ग्रेटर देन ब्रैकेट्स हैं इसको इसमें यूज़ होते हैं। टर्मिनल सैम्पल जो है टोकन्स होते हैं स्टैंड फॉर देमसेल्फ, वो खुद के लिए टोकन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद मेटा सैम्पल्स हैं, मेटा सैम्पल्स के ये हमारे पास सैम्पल्स हैं जो यहाँ पे ड्रॉ हैं इज डिफाइंड टू बी। उसके बाद इसके लास्ट 2 पॉइंट्स हैं एज डेरिवेशन आर एम्बिगुअस ए मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर इज़ नीडेड। जिस तरह के हमें पता है जो भी हमारे पास डेरिवेशन होते हैं ठीक है उसमें कुछ ना कुछ एम्बिगुइटीज़ वगैरह होती हैं। ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ए मोर एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर इज़ नीडेड। हमें उसका एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर जो होता है ना जो ज़्यादा से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो वो हमें चाहिए होता है, उसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है, नीड होती है। Parts tree generalize derivations and provide structural information needed by the later stage of compilation। तो later stage of compilation के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डेरिवेशन क्या प्रोवाइड करती हैं हमारे पास, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है जो कि हमें बाद में आने वाली स्टेजों के लिए यूज़ की जाती है। किसमें, कंपाइलेशन में। कंपाइलेशन में बाद में आने वाली स्टेजों के लिए जो चीज़ हमें प्रोवाइड की जाती है उसको हम वो की चीज़ क्या हो सकती है, स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, इसको एक दफ़ा अच्छे से देख लें तो जो भी हमारा क्वेश्चन होगा वो हम अपनी नेक्स्ट जूम के सेशन में इसको क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।